नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्लानिंग के साथ प्रयास किए जाएं। जैविक खेती और दलहनी फसलों के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के तहत गठित मंत्री समूह की अंतर विभागीय बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए उत्पादन को बढ़ाएं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक्सपर्ट की राय लेकर मंत्री समूह का प्रस्तुतिकरण तैयार करें और इसके बाद तय कार्य योजना के मुताबिक किसानों को खेती करने के तरीकों की समझाइश दी जाए। सहकारी समितियों को फायदे में लाने के लिए कार्य योजना बनाकर व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएं। प्रदेश की इथेनॉल पॉलिसी के तहत कृषि क्षेत्र में विभिन्न नीतियां बनाकर नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त एक संदेश दे रहे हैं जनता को, सुनते हैं उसे। कल टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। 17 लाख के आसपास महाअभियान के अंतर्गत कल डोजेज लगाए गए हैं और अब हमारा सेकेंड डोज भी पात्र जनसंख्या में 50% जनसंख्या को लग चुका है। मतलब हमारे 50% भाई और बहन पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं और उनको सुरक्षा चक्र प्रदान कर दिया गया है। पहला डोज लगभग 92% भाई बहनों को लगा है। टीकाकरण महाअभियान की सफलता के लिए मैं जनता जनार्दन को, हेल्थ वर्कर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी जनप्रतिनिधियों को, धर्म गुरुओं को, सामाजिक संस्थाओं को, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों से समाज के कई वर्गों के भाई और बहन मुझसे चर्चा कर रहे थे कि कोविड के कारण जो प्रतिबंध लगे हैं उससे उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मैं उपचुनाव के दौरान बुरहानपुर के पास एक गांव में रुका था। एक बैंड का काम करने वाले भाई ठाकुर दास जी के यहां उन्होंने मुझे बैंड वालों की व्यथा बताई थी कि शादी विवाह में कई चीजें प्रतिबंधित रहने के कारण कैसे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। मेलों में दुकान लगाने वालों ने, हमारे बच्चों ने जो पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल में जाके रह के पढ़ाई करने वाले छात्रों ने, अलग अलग बिजनेस व्यापार करने वाले कई भाई और बहनों ने मुझे आग्रह किया कि अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है, इसलिए प्रतिबंध समाप्त किए जाने चाहिए। कल मैंने कोविड की फिर समीक्षा की और मुझे यह बताते हुए संतोष है कि आप सबके सहयोग के कारण कोविड का संक्रमण मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह से नियंत्रित है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 7 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। एक्टिव केस कुल मिला के 79 पूरे प्रदेश में हैं। हमारे 47 जिलों में एक्टिव केस ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कल हमने फैसला किया कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को
हम समाप्त करेंगे। प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, लेकिन एक प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर करता हूं, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि यूरोप के देशों में अभी कोविड लगातार बढ़ रहा है, मृत्यु भी लगातार हो रही है। अगर हम असावधान रहे तो फिर से प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं और आप अब कोई नहीं चाहते कि फिर से हमको भयानक संक्रमण के दिन देखने पड़े। हम ये भी चाहते हैं कि जनजीवन सामान्य हो। सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, शादी विवाह में लोगों का आना जाना, ये हमारे यहां की परंपराएं हैं। इन परंपराओं का ढंग से पालन, लेकिन सावधानी के साथ। और इसलिए कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार ये अत्यंत आवश्यक है। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। हम और आप अलग नहीं है, अभिन्न है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मास्क लगाना मत छोड़ना। हम मास्क लगाएं, हम दूरी बनाए रखें, हम हाथ स्वच्छ रखें। और एक अपील और कर रहा हूं, भावपूर्ण अपील। मैं चाहता हूं कि 70 से लेकर 75 हजार टेस्ट रोज हों, ताकि बीच में अगर कोविड का संक्रमण जरा भी बढ़े तो हमको तत्काल पता चल जाए और हम तुरंत आवश्यक प्रबंध कर लें। लेकिन कई भाई बहन सैंपल नहीं देते। सैंपल देने में दिक्कत क्या है? थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन संक्रमण अगर बढ़ा तो तत्काल पता चल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि टेस्ट जरूर करवाएं। मैं स्वयं प्रति शुक्रवार के दिन सप्ताह में एक बार अपना कोविड टेस्ट करवाता ही हूं। सरकार मुफ्त में कर रही, फ्री में कर रही है, आपको क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं करवाएंगे और फैला तो पता ही नहीं चलेगा। मैं रोज समीक्षा करूंगा, सवेरे गहरी नजर रखूंगा। लेकिन आप टेस्ट करवाएंगे तो हालात पे नजर रखने में वो टेस्ट के परिणाम बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए टेस्ट जरूर करवाएं। जरा भी अगर लक्षण हो तो देर ना करें। और हां, एक बात और, सेकंड डोज जरूर लगवाना है। अभी 50% लोगों ने लगवाया है। दिसंबर के अंत तक एक भी भाई और बहन बिना सेकंड डोज के बचना नहीं चाहिए। सेकंड डोज उसको जरूर लगवाना चाहिए। ये आग्रह पूर्वक कह रहा हूं मैं। सरकारी सेवकों के लिए अनिवार्य है। दुकानदार व्यापारी भाई, उनको लगवाना ही होगा, क्योंकि केवल उनके स्वास्थ्य का सवाल नहीं है। आपकी दुकान पे ग्राहक आते हैं, उनकी जिंदगी का भी सवाल है। और इसलिए स्थायी दुकान हो, मेले की दुकानें हो, हमारे शिक्षक भाई बहनों, स्कूल में पढ़ाने वाला स्टाफ हो, 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हो, हॉस्टल में जो बच्चे रह के पढ़ रहे हैं 18 साल से ऊपर उम्र के, उनको लगवाना ही है। धर्मगुरु हो, सामाजिक
राजनीतिक कार्यकर्ता हों, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हों, सबकी ड्यूटी है खुद भी लगवाएं और बाकी को प्रेरित करें, क्योंकि सेकंड डोज जिनको लगा है उनका जीवन लगभग सुरक्षित हो जाता है। और इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, फिर से खुली सांस में बिना प्रतिबंध के सामान्य जीवन अब हम जिएंगे, लेकिन सावधानी के साथ। अब फिर से वैसी परिस्थिति हमको नहीं बनने देना है। 24 नवंबर 1 दिसंबर के दिन फिर महाअभियान है, लेकिन महाअभियान की प्रतीक्षा ना करें। रोज हम टीका लगा रहे हैं, कृपया करके टीका जरूर लगवाएं ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका भरपूर सहयोग मिलेगा और कोविड पे जो आज हमने नियंत्रण प्राप्त किया है वो नियंत्रण परमानेंट होगा। फिर से प्रतिबंध लगाने की नौबत नहीं आएगी। और हां, एक अपील और वो है ऊर्जा साक्षरता की। जितनी आवश्यकता है बिजली जरूर जलाएं। मैं अपने बहनों भाइयों को बताना चाहता हूं, खेती और घरेलू बिजली पर 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है, तब हमको ये बिजली मिलती है। जरा भी ज्यादा बिजली जलती है तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, मतलब सरकारी खजाने से पैसा जाता है, मतलब जनता का पैसा जाता है। कोई अगर ये सोचता कि मेरा क्या जाता है तो आपका ही जा रहा है। इसलिए फालतू बिजली ना जलाएं। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है, इसलिए इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इनोवेशन समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर में जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया, उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किफायती कीमत पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर का ध्यान खींचा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में यूपी में प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। परमबीर ने गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी, जिसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले बताइए कि आप हैं कहां? आपकी उपस्थिति के बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। उनकी जो लोकप्रिय सीरीज हैं, उनके कुछ अंश वहां पर दिखाए जाएंगे। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर भारत चीन के बीच 14वें दौर की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा के वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। दोनों देश इस पर भी सहमत हुए हैं कि पूर्वी लद्दाख में जो भी बाकी बचे मुद्दे हैं, उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इस दौरान शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनका भी पालन किया जाएगा। और एक बड़ी खबर जबलपुर से, ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। शिक्षक भर्ती में 14% से ज्यादा न दें ओबीसी आरक्षण, यह हाईकोर्ट का आदेश है। राज्य सरकार और पीईबी को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है। 6 दिसंबर को इस पर अगली सुनवाई है। 11 अभ्यर्थियों की दायर की गई याचिका पर
हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो हाईकोर्ट का अहम आदेश है। विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए जबलपुर से। विजेंद्र, बताएं। जी हाँ पुनीत, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा स्कूलों के लिए स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था और इसमें भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया गया था। इसके खिलाफ 11 उम्मीदवारों की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया था कि हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश में ये कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक है। ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो है वो कहता है कि 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने से नियम प्रावधानों और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन हुआ है, ये कहते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। और हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश सुनाया है। इस मामले पर राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। अपने जजमेंट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये साफ किया है कि किसी भी स्थिति में शिक्षक भर्ती परीक्षा में 16% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण जो है वो ना दिया जाए और माफ कीजिएगा 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण ना दिया जाए, जो कि पूर्व व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। एक बड़ा इसे हाईकोर्ट का फैसला माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट के पूर्व आदेश की व्याख्या करते हुए प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों को एक पत्र जारी कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हाईकोर्ट की रोक छोड़ बाकी मामलों में 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया जाए। और उसी लिहाज से 27% ओबीसी आरक्षण शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी दे दिया गया। लेकिन आज हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। ये कहा है कि सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है और इस मामले पर राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जवाब तलब हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए किया है। और 6 दिसंबर को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी आदिवासियों के साथ साथ दलित वर्ग को साधने में जुट गई है। संघ ने बीजेपी सरकार और संगठन को अगले 2 साल तक दलितों पर फोकस करने की नसीहत दी है, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी गौरव दिवस सम्मेलन की तर्ज पर दलितों को लेकर भी बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि दलितों का साथ उसको आगे भी मिलता रहेगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन की सफलता से बीजेपी बेहद उत्साहित है। बीजेपी के इस मेगा शो को आदिवासियों को अपने पाले में करने के चश्मे से देखा जा रहा है। बीजेपी अब दलितों को लेकर भी इस तरह के बड़े आयोजन की तैयारी में है। दरअसल आरएसएस ने बीजेपी को आदिवासियों के साथ साथ दलितों को साधने का मंत्र दिया है और इस पर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में दलितों के लिए समरसता सम्मेलन, दलित महाकुंभ या अन्य किसी नाम से बड़े आयोजन किए जाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है, लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। और आने वाले समय में भी रहेंगे तो अनुसूचित जाति भी पिछड़ ना पाए, आगे आए और उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिले। इस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रहती है, आगे भी करेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के करीब 36% वोटर हैं। इनमें से आदिवासी वर्ग की भागीदारी तकरीबन 21% है, वहीं दलित वर्ग की भागीदारी करीब 15%। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 37 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इस तरह दोनों वर्गों को मिलाकर 84 सीटों पर प्रभाव है, जो किसी भी दल को सत्तासीन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी आदिवासियों और दलितों का साथ लेकर सत्ता के सिंहासन पर जमे रहना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने भरोसा जताया कि दोनों ही वर्गों का साथ उसे मिलता रहेगा। पर्टिकुलर पॉलिटिक्स कर रही, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। कभी दलित की बात करेंगे, कभी आदिवासी की बात करेंगे, लेकिन कभी भी उनके हितों की बात नहीं करेंगे। सिर्फ दिखावा है ये। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज, हर वर्ग को एक माले में पिरो के एक समभाव से आगे ले जाने का काम करती है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी और दलित वर्ग की नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। यही वजह है कि संघ ने मंथन करने के बाद बीजेपी को इन दोनों वर्गों पर विशेष फोकस करने को कहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।